हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2013 में आई अंडररेटेड मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर ओपन ग्रेव का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर है गोंसालो लोपेज गैलेगो। ये मूवी थोड़ी अलग है 2013 के हिसाब से। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक आदमी को जिसे अभी अभी होश आया है और उसने खुद को पाया है लाशों से भरे गड्ढे यानी कि ओपन ग्रेव में। वो काफी कंफ्यूज था क्योंकि उसके चारों तरफ लाशें बिखरी हुई थी जिनकी हालत भी कुछ अजीब थी और उसे कुछ भी याद नहीं कि वो यहाँ पर कैसे पहुंचा या फिर वो कौन है। इसकी याददाश्त पूरी तरह ब्लैंक है। चीजों को प्रोसेस करते हुए वो नोटिस करता है कि कोई उसे छुप कर देख रहा था, लेकिन उसकी हेल्प करने के बजाय वो चुपचाप वहां से निकल गया। उसके हाथ पर किसी ने काटा हुआ था। वहाँ पर उसे एक गन मिल जाती है जिसे देखकर वो और भी परेशान हो गया। तभी एक रस्सी नीचे आती है और वो फेंकी है उसी ने जो उसे छुपकर देख रहा था, लेकिन बाहर आने पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। वो आगे बढ़ता जा रहा था और ऐसे ही भटकते हुए वो पहुंच जाता है एक घर तक, जिसके अंदर जाती एक लूकस नाम के आदमी ने उस पर गन तान दी क्योंकि उसे शक था कि ये उन्हें मारने आएगा, जो कि आ भी गया। जबकि ये खुद इस बारे में कुछ भी नहीं जानता, ये तो खुद ही कंफ्यूज्ड है। दोनों एक दूसरे पर गन ताने खड़े हुए थे क्योंकि दोनों को ही एक दूसरे पर शक है उन सबके मर्डर्स का जो कि उस गड्ढे में पड़े हैं। लुकस पूछता है कि तुम कौन हो, तब वो कहता है कि जब मेरी आंख खुली तो मैं उस पिट में पड़ा हुआ था। उससे पहले का मुझे कुछ भी याद नहीं, लेकिन लुकस को उस पर भरोसा नहीं हो रहा। उनकी बातें जारी थी तभी वहाँ पड़ा एक आदमी तड़पना स्टार्ट हो गया था क्योंकि वो भी होश में आ रहा है। इसका नाम है नेथन। वहाँ और भी लोग मौजूद हैं जो कि हैं शेरन, माइकल और वो लड़की जिसने इस आदमी के लिए रस्सी फेंकी थी। ये इंग्लिश नहीं समझती और ना ही बोल सकती है, इसलिए चुप है और इसे हम बुलाएंगे म्यूट। अब असल बात यह है कि इनमें से कोई भी कुछ भी नहीं जानता सिवाय म्यूट के। इन सबको भी अभी होश आया और जब ये जागे तो म्यूट यहाँ पहले से मौजूद थी। इनमें से कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता, ना ही ये जानता है कि ये सब है कौन और यहाँ कैसे आए या फिर ये घर है किसका। सिर्फ म्यूट ये सब जानती है, लेकिन बदकिस्मती से वो कुछ भी बोल नहीं सकती। या ना तो कोई फ़ोन है ना ही कंप्यूटर, यानी जो भी हो रहा है वो पूरी तरह प्लान्ड है। उनके पास कुछ आइडियाज़ मौजूद हैं जिनके जरिए उन्हें अपने नाम पता चले, लेकिन इस आदमी का नाम हमें नहीं पता, इसलिए हम इसे बुलाएंगे जॉन। लेकिन सिर्फ नाम जानना इनफ नहीं है क्योंकि एक गड्ढे में सैकड़ों लाशें मिलना नॉर्मल नहीं होता। मामला हद से ज़्यादा सीरियस है। क्या पता यहाँ कोई मैसेकर हुआ हो जिसमें ये सब बच गए, या फिर शायद इन्होंने खुद उन सब लोगों को मारा हो, जो कि प्रैक्टिकल नहीं लगता, पर अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। आपको लग रहा होगा कि ये सब एक ही नाव में सवार हैं क्योंकि सबकी हालत एक जैसी है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इन चारों को होश आया घर के अंदर और जॉन को होश आया उस ओपन ग्रेव में। शायद इनके ग्रुप का हिस्सा ना हो और क्या पता ये इन सबको मारना चाहता हो। ये सब बातें लुकस के दिमाग में भी चल रही थी। उनके पास 2 गाड़ियों की चाबियां भी हैं, लेकिन आसपास कोई भी कार नहीं दिख रही। म्यूट कुछ लिखकर उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लैंग्वेज इनमें से किसी के पल्ले नहीं पड़ रही। यहाँ जॉन गुस्सा होकर उससे अपने बारे में पूछ रहा था, तब माइकल उसे रोकता है और जॉन का बर्ताव देखकर लगता नहीं कि वो अच्छा इंसान है। जॉन और लूकस अब भी झगड़ रहे थे क्योंकि लूकस को जॉन पर भरोसा नहीं है, जबकि जॉन को तो किसी पर भी नहीं है। पर फिलहाल लड़ने से काम नहीं चलेगा, इन्हें साथ मिलकर काम करना होगा, तभी ये यहाँ से निकलेंगे। वो सभी मिलकर जाते हैं घर को चेक करने। तब हर कोई अपना पास याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो रहा। म्यूट लूकस को अपने हाथ पर बने निशान के जरिए कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हम इतना समझ पाए कि इन दोनों में ये निशान कॉमन है। वहाँ पर ढेर सारा राशन मौजूद है और सप्लाईज की कोई कमी नहीं। साथ ही वहाँ पर एक कैलेंडर भी है जिसमें 18 तारीख मार्क्ड है, जो कि है परसों, यानी कि परसों कुछ होने वाला है जिसके बारे में इन्हें पता लगाना होगा। वहाँ पर कई सारी गन्स और एमओ भी मौजूद है जिन्हें माइकल अच्छे से यूज कर सकता है, यानी कि वो कोई पुलिस वाला भी हो सकता है क्योंकि भले ही उसकी याददाश्त गायब है, लेकिन मसल मेमोरी अपना काम कर रही है। अब जॉन नहा धोकर आया ही था कि तभी म्यूट अकेली जंगल में चली गई। जॉन, लुकस और शेरन उसके पीछे जाते हैं और आसमान में चमक रहे तारों ने ये तो साफ कर दिया कि ये सब शहर से काफी दूर हैं। वहाँ पर जॉन को कुछ फ्लैशबैक्स आ रहे थे जिनमें वो एक लेडी को घसीट रहा था जिसकी बॉडी पर स्कॉर्पियन टैटू था। वो आगे बढ़ रहे थे तभी अचानक उन्हें 2 डेड बॉडीज मिलती हैं जिन्हें अच्छी तरह पेड़ों से बांधा हुआ था। किसी ने जानबूझकर ये किया है। इधर नेथन को पता चला कि वो लैटिन पढ़ सकता है, साथ में फ्रेंच और इटालियन भी। तो माइकल कहता है कि हमारे हाथ और बॉडी को सब कुछ याद है, बस हमारा दिमागी काम नहीं कर रहा। मोस्ट लाइकली ये घर नेथन का हो सकता है क्योंकि यहाँ मौजूद हर एक बुक में इसका इंटरेस्ट है। उधर जंगल में घूमते हुए वो तीनों एक शहर तक पहुंच गए जहाँ म्यूट एक बंधी हुई औरत को खाना खिला रही थी, जिसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। उनके आते ही वो डर कर छुप गई। वो कहते कि तुमने मेरा यूज किया। वो सभी हैरान थे। तभी वो शेरन पर झपट पड़ी, लेकिन जॉन ने उसे मारकर बेहोश कर दिया। वहाँ पर एक कैमरा भी लगा हुआ था, यानी कि कोई ये सब देख रहा है और अब इन्हें कंट्रोल सेंटर ढूंढना होगा, तभी कुछ आगे पता चल पाएगा। इसलिए वो सभी घर वापस आ गए।
घर पर नेथन जॉन को बताता है कि मैं कई सारी भाषाएं जानता हूँ और शायद तुमको भी। जॉन के पास कई चाबियां मौजूद थी जो कि इसे मिली है नीचे से, और उनके जरिए वो एक डोर खोलने की कोशिश कर रहा था जो कि नहीं खुलता। तब जॉन डिसाइड करता है कि वो इसे तोड़ देगा, लेकिन उसे तोड़ना भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो हद से ज्यादा हैवी है। नेथन कहता है कि अभी जाकर सो जाओ, कल तक भी ये दरवाजा यहीं रहेगा। अगली सुबह माइकल सबसे लड़ रहा था क्योंकि जंगल में वो उसे साथ लेकर नहीं गए और इस बार भी लेकर नहीं जा रहे। वो कहता है कि तुम सबको मेरी जरूरत पड़ेगी क्योंकि मेरा निशाना सबसे बेस्ट है, जो कि उसने प्रूव भी कर दिया। लेकिन लुकस कहता है कि चुपचाप यहाँ रुककर घर की रखवाली करो क्योंकि अगर म्यूट पर कोई खतरा आया तो वो बोल भी नहीं पाएगी। ये कहकर वो जंगल के लिए निकल गए और यहाँ माइकल पूरी तरह फ्रस्ट्रेटेड था। इसका मानना है कि उनके काम आता क्योंकि लोगों की हेल्प करना इसका काम है। उधर जंगल में उन्हें एक और बंधी हुई लाश मिलती है जिस पर वो ज्यादा ध्यान दिए बिना आगे बढ़ गए। शायद ये वार्निंग का साइन है। इधर माइकल म्यूट से बातें कर रहा था जो कि उसे समझ नहीं आ रही। तभी उन्हें एक चीख सुनाई देती है जिसे सुनकर वो म्यूट को घर में लॉक करके वहां से निकल जाता है। वहां से मिलता है एक आदमी जो कि फेंसिंग में काफी बुरी तरह फंसा हुआ था। माइकल कोशिश करता है उसे बचाने की, तब वोल्टा उसी का गला घोंटकर उसके गले में स्टैब कर देता है और इसके बाद भी वो मदद मांग रहा था। उधर उन सबको दोनों गाड़ियां मिल गई जिनमें से एक में फ्यूल कम है और दूसरे में बैटरी खत्म है, लेकिन ये काम चला लेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि लुकस की तबीयत थोड़ी खराब होती जा रही है जिसके बारे में वो बाकियों को नहीं बता रहा। अब एक कार में उन्हें एक ग्रुप फोटो मिलती है जिसमें वो सभी मौजूद थे सिवाय जॉन के। या लुकस की बात सच साबित हो गई कि जॉन इनके ग्रुप का हिस्सा नहीं है, लेकिन जॉन कहता है कि क्या पता ये फोटो मैंने ली हो, और उसकी बात में दम है। जॉन कार लेकर वहां से निकलना चाहता है, लेकिन लुकस कहता है कि हमारे पास उतना फ्यूल नहीं है। वो वापस जा रहा था तभी म्यूट वहां आकर उन सबको माइकल के पास ले गई जो कि अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। शेरन उसे बचाने का पूरा ट्राई करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो उनके सामने दम तोड़ देता है। तभी वो आदमी चिल्लाने लगा, तब जॉन ने भी सीधा उसका भेजा उड़ा दिया। उसे फिर से वही फ्लैशबैक्स आ रहे थे जिसमें वो एक लड़की को जबरदस्ती घसीट रहा है। वो सभी माइकल की मौत से काफी दुखी थे, सबसे ज्यादा म्यूट। अब इनका एक साथी जिंदा नहीं बचा और अगर ये जल्दी यहाँ से नहीं निकले तो क्या पता ये भी जिंदा ना बचे। धक्का मारकर कार स्टार्ट करके शेरन और जॉन तो निकल गए एरिया को चेक करने और बाकी तीनों घर वापस आ गए। वो दोनों पहुंच गए थे एक अबैंडन बिल्डिंग तक जिसके अंदर एक बच्चा मौजूद था जो कि जॉन को पहचानता है और वो उसे बुला रहा है जोना के नाम से, यानी कि यही इसका असली नाम है। वो कहता है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वो लोग कल तक यहाँ पर आ जाएंगे। इधर घर पर लुकस की तबीयत और ज्यादा बिगड़ना स्टार्ट हो गई। उसने जबरदस्ती म्यूट को पकड़ लिया जिससे वो काफी बुरी तरह डर गई थी, लेकिन नेथन ने किसी तरह उसे छुड़ाकर लुकस को शांत कर दिया जिससे फिलहाल तो ये प्रॉब्लम टल गई। उधर जोना भी गुस्से में आ गया था क्योंकि बच्चे ने दरवाजा नहीं खोला। वो पूरी तरह बेकाबू होकर दरवाजा तोड़ रहा था जिससे शेरन के सर में भी दर्द होना स्टार्ट हो गया। जोना डिसाइड करता है कि वो दरवाजा काट देगा, तब शेरन किसी तरह उसे रोकती है और यहाँ दोनों ही पूरे कंट्रोल में नहीं थे और अचानक दोनों की ही कुछ यादें ट्रिगर होती हैं जिससे वो शांत हो गए। इधर नेथन म्यूट से पूछ रहा था उस लेडी के बारे में जिसे वो फीड कर रही थी और किस्मत से म्यूट समझ गई। वो उसे शहर तक ले आई लेकिन तब तक वो लेडी वहां से भाग चुकी थी। म्यूट नेथन को आगे जाने से रोकती है लेकिन वो नहीं रुकता। उसके मुताबिक वो इस जगह को जानता है और बिना चेक किए वापस जाना नहीं चाहता क्योंकि पूरी जिंदगी ये उस घर में फंसे नहीं रह सकते। निकलना तो इन्हें पड़ेगा ही और निकलने के लिए रास्ता मिलना जरूरी है जो कि बिना ढूंढे तो नहीं मिलेगा। म्यूट को वापस भेजकर वो आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे जाते ही वो एक जगह पर पहुंच गया जहाँ ढेर सारे शेड्स बने हुए थे और ढेर सारी लाशें भी पड़ी थी। वहाँ उसे एक चश्मा पड़ा हुआ मिलता है जिसे पहनते उसकी कुछ यादें ट्रिगर हो गई थी क्योंकि ये चश्मा इसी का है। इधर म्यूट वापस घर आती है तो लुकस वहीं पर बैठा हुआ था और उसकी हालत ठीक नहीं लग रही जो कि म्यूट भी समझ गई, इसलिए उसने खुद को लॉक कर लिया एटिक में और अब ये तब तक बाहर नहीं आएगी जब तक वो सब वापस नहीं आते। अब दरवाजा नहीं खुला इसलिए लुकस जाता है नीचे जहाँ उसे एक सीक्रेट दरवाजा मिल गया जो कि उसे ले आया नीचे बेसमेंट में। वो एक काम चलाऊ लैब थी, साथ ही कंट्रोल सेंटर भी, यानी कि जो कैमरा उस औरत पर नजर रख रहा था उसे यहीं से मॉनिटर किया जाता है और वो भी चालू है, साथ ही और भी कई सारे, लेकिन सब्जेक्ट सारे गायब हैं। ये हम काफी कुछ समझ गए। कोई विल एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हो रहा है और वो लेडीज एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट थी और क्या पता जो लाशें उस पेट में मौजूद है वो भी इसी एक्सपेरिमेंट का नतीजा हो। इधर नेथन को वो लेडी मिल गई जो कि अपनी बेटी को लेकर रो रही थी क्योंकि अब वो जिंदा नहीं बची। नेथन उसे कहता है कि हमें माफ करना, हम बस हेल्प करना चाहते थे, लेकिन माफी से काम नहीं चलेगा। वो सीधा उस पर झपट पड़ी, इसलिए नेथन उसे लॉक करके वहां से निकल गया, लेकिन इससे उसे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि बाहर उसके जैसे कई और लोग मौजूद थे जो कि अब उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सभी वही सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें इस लेडी ने फ्री कर दिया। इधर कैमरा की फुटेज चेक करने पर लुकस को पता चलता है कि इन एक्सपेरिमेंट्स के पीछे है जोना। उसने डेडली एक्सपेरिमेंट्स किए और लुकस खुद भी उसका सब्जेक्ट है, साथ ही म्यूट भी। तभी इन दोनों के हाथ पर सेम निशान है, यानी कि बिल्कुल सही था। इसे स्टार्टिंग से उस पर शक था जो कि सच साबित हुआ। अब ये उसे नहीं छोड़ेगा। शायद यहाँ पर कोई वायरस टेस्ट हो रहा था जो कि इंसानों को और ज्यादा हाइपर कर देता है, जिसे हम कहते हैं रेज वायरस। ये हमने देखा उस औरत में, उस फेंस में फंसे आदमी में, और अब यही हावी हो रहा है लुकस पर। उधर जोना और शेरन घर वापस आ रहे थे तभी एक पेड़ अचानक उनकी कार के सामने गिर जाता है जिस वजह से उन्हें रुकना पड़ा।
कार से उतरकर थोड़ा आगे जाने पर उन्हें कुछ लोग मिल गए जो कि बीच जंगल में खड़े होकर लकड़ियां काट रहे थे। शैरन के रोकने के बावजूद जोना ने आवाज लगा दी, जिसे सुनकर वो सभी उनकी तरफ एक्स लेकर दौड़ पड़े क्योंकि ये सब भी उस वायरस का शिकार हैं। दोनों कार की तरफ भागते हैं लेकिन कार स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि बैटरी नहीं है। जोना कार को पुश कर रहा था लेकिन तब तक वो सभी काफी करीब आ गए थे। या जोना की जान चली जाती तभी वो सभी अचानक रुक गए क्योंकि वहाँ पर 2 लाशें लटकी हुई थी। यानी कि किसी ने जानबूझकर इन लाशों को चारों तरफ बांधा हुआ है क्योंकि इन्फेक्टेड इनके पार नहीं जाते। शायद ये डेथ की वजह से है या फिर इनकी स्मेल की वजह से, लेकिन फिलहाल ये लाशें काम कर रही हैं स्केयरक्रोस का। खैर जैसे तैसे वो घर पहुंचते हैं तो जोना का स्वागत करता है लूकस उस पर गन तान कर। वो शैरन को फुटेज दिखा देता है और यहाँ शैरन भी सब कुछ समझ गई। उसके हाथ पर भी इंजेक्शन के निशान थे, यानी लूकस के साथ साथ शैरन भी उसकी विक्टिम थी। जोना कहता है कि मुझे सब कुछ जानना है कि आखिर मैंने क्या किया, लेकिन अब इन बातों का कोई मतलब नहीं बनता या वो इविल साबित हो गया। उन दोनों के बीच टेंशन बढ़ गई थी, तब लूकस ने मारकर उसे बेहोश कर दिया। जब उसकी आंख खुलती है तो वो उसे घसीट कर ले आया था उसी कब्र तक। जोना अंदर जाना नहीं चाहता लेकिन उसे जाना पड़ा क्योंकि लूकस के पास गन मौजूद है और उसे चलाने से पहले वो एक बार भी नहीं सोचेगा। अंदर जाकर भी उसे फ्लैशबैक्स आ रहे थे। तभी उसे वो टैटू वाली लड़की की लाश मिल गई, जिसे देखकर उसे काफी कुछ याद आ गया। उधर लूकस निकलने की तैयारी में था। शैरन से कार की चाबी मांगकर वो कार लेने जा रहा था। तब शैरन पूछती है कि क्या नेथन को पता है, लेकिन उसे तो यही नहीं पता कि आखिर नेथन है कौन। लूकस बुरी तरह बहक रहा था, जिससे शैरन भी समझ गई कि ये भी जल्दी एक साइको में बदल जाएगा, जिसकी शुरुआत ऑलरेडी हो गई। उसने म्यूट को जबरदस्ती पकड़ लिया और शैरन के रोकने पर उसे भी धक्का दे दिया। तो मौका देखकर म्यूट ऊपर भाग गई, लेकिन इस बार लूकस ने उसे पकड़ लिया। उसका मानना है कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। या वो जबरदस्ती पर उतर आया था, लेकिन सही टाइम पर शैरन गन लेकर वहां पर आ गई। वो गोली चला देती है, तभी लूकस डायरेक्ट ही पहली मंजिल से कूदकर भाग गया। इधर जोना लाशों की स्मेल से मरा जा रहा था, तभी म्यूट वहां आकर उसे फिर से बाहर निकाल लेती है क्योंकि फिलहाल वही एक आदमी बचा है जो कुछ कर पाएगा। वापस आकर वो उसे घर के अंदर भेज देता है और खुद गन लेकर पहुंच जाता है उस अबैंडन बिल्डिंग में, जहाँ एक साइको लेडी और आदमी मौजूद थे। आदमी अपना सर फोड़ रहा था और लेडी जोना को देखकर उसकी तरफ झपट पड़ी। जोना गन के सहारे उसे रोक रहा था, लेकिन इस सब में उसकी चाबियां वहां पर गिर गई, जिन्हें उस लेडी ने एकदम उठाकर खा लिया। जोना उसे हर्ट करना नहीं चाहता था, लेकिन वो उस पर हमला बोल देती है, इसलिए उसे गोली चलानी पड़ी और कुछ इस तरह चाबी उसे वापस मिल गई। वो कार लेकर वहां से निकल गया और इसी तरह रात हो गई। रास्ते में उसे वो बच्चा और उसकी फैमिली मिल गई जो कि वहां से निकल रहे थे। उसकी बहन इन्फेक्टेड थी। जोना उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बात करना नहीं चाहते। उसके सवालों को अधूरा छोड़कर वो फैमिली वहां से निकल गई, लेकिन जोना अब भी कंफ्यूज्ड है क्योंकि उसे पूरी तरह कुछ भी याद नहीं आ रहा। उसे थोड़ा बहुत पास दिख रहा है, लेकिन इससे कुछ भी साफ नहीं हो रहा क्योंकि अभी तक हम जितना इसे जान पाए उससे तो नहीं लगता कि इसने इविल काम किए होंगे और हम बिल्कुल सही हैं। उसे वहाँ कई सारी वैक्सीन मिलती हैं जिनसे उसे काफी कुछ याद आ गया। एक्सपेरिमेंट्स तो वो कर रहा था, लेकिन किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए, यानी कि वायरस के ऊपर नहीं बल्कि वैक्सीन के। ये वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा है, जिसका इलाज यहाँ पर ढूंढ रहे थे, लेकिन ये पूरी तरह सफल नहीं हुए। इन्हें कोई परमानेंट क्योर नहीं मिला, लेकिन टेम्परेरी मिल गया। यही वजह है कि हर एक हाथों पर कई इंजेक्शन के निशान थे। वो सभी टेस्ट सब्जेक्ट्स ऑलरेडी इन्फेक्टेड थे, जिन्हें साइलेंट पर लाया गया ताकि उन पर टेस्ट किया जा सके। यानी कि जोना ने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। वो सब तो ऑलरेडी मरने वाले थे, ये तो उल्टा उन्हें बचा रहा था। और यहाँ पर 18 तारीख का मतलब भी समझ गए होंगे। सरकार ने इन्हें डेडलाइन दी थी 18 तारीख की। अगर तब तक ये क्योर नहीं ढूंढ पाए तो वो इस पूरी जगह का सफाया कर देंगे, क्योंकि ये एक डंपिंग जोन भी है। सब इन्फेक्टेड्स और उनकी लाशों को यहीं पर फेंका जा रहा है। कल आर्मी यहाँ पर आएगी और सबका सफाया कर देगी, क्योंकि जिस आदमी को जोना ने वैक्सीन देकर भेजा था वो तो यहाँ मरा पड़ा है। वैक्सीन आर्मी तक नहीं पहुंची और इसका एक ही मतलब है कि कल आर्मी खुद यहाँ पहुंचेगी। यहाँ जोना को पता चल गया कि शैरन उसकी गर्लफ्रेंड है और नेथन इसका भाई। अब कुल मिलाकर जोना एक अच्छा आदमी है, लेकिन लूकस को ये बात समझाना आसान नहीं होगा, जो कि कार लेकर वहाँ पर आ गया था। जोना उसे हाथ दिखाकर रोकता है, लेकिन वो रुकने के मूड में नहीं था। वो सीधा आकर दूसरी कार को ठोक देता है और अगर जोना नहीं हटता तो उसे खुद ही इलाज की जरूरत पड़ जाती। उसकी हालत देखकर जोना समझ गया कि इसे एक शॉट की जरूरत है, लेकिन वो इतनी आसानी से लगाने नहीं देगा। वो सीधा ही जोना के ऊपर चढ़ गया, जिससे जोना की हालत खराब हो गई थी। यहाँ वो ऑलमोस्ट उसे गला दबाकर मार देता, इसलिए जोना ने पास रखा पत्थर उसके सर में दे मारा, जिससे उसकी जान तो बच गई, लेकिन लूकस की चली गई। यहाँ जोना को फाइनली हर एक चीज याद आ गई, साथ ही बाकी सबको भी। लूकस इनका इकलौता ऐसा पेशेंट था जिसने थोड़ी रिकवरी दिखाई थी, लेकिन अब वो नहीं रहा। और माइकल इनका बॉडीगार्ड था। साथ मिलकर ये सब्जेक्ट्स को ट्रीट कर रहे थे, जो कि काफी सही जा रहा था, लेकिन नेथन की गलती की वजह से एक सब्जेक्ट आजाद हो गई, वही टैटू वाली लड़की, और सेल्फ डिफेंस में जोना ने उसे मार दिया। वहीं से इन भाइयों में फूट पड़ी। जोना उस लड़की की बॉडी को उस गड्ढे में फेंकने गया और बाकी सब गए घर। तब जोना को पता चला कि इन्फेक्टेड भाग निकले हैं, और ये उसे बताया था उसी आदमी ने जो कि वैक्सीन लेकर जा रहा था। ये सुनते ही जोना ने माइकल को ऑर्डर दिया कि सब घर में जमा होकर वैक्सीन ले लो। जोना को भी जल्दी से वापस जाना था, लेकिन तब एक इन्फेक्टेड ने अटैक करके उसके हाथ पर काट लिया और वो गिर गया उस गड्ढे में। बाहर निकलना इम्पॉसिबल था, इसलिए उसने वहीं पर वैक्सीन ले ली और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आप जानते हो। ये वैक्सीन याददाश्त पर असर डालती है।
उधर सब कुछ याद आने पर नेथन भी घर वापस आ गया जहाँ शैरन पहले ही मौजूद थी। दोनों शांति से गले मिल रहे थे, तभी इसे भंग करने कुछ इन्फेक्टेड वहाँ पर आ गए और उनकी तादाद हद से ज्यादा थी। हैरानी की बात यह है कि अभी उन डेड बॉडी से नहीं डर रहे। इन दोनों की ही गोलियां खत्म हो गई, इसलिए शैरन ने जोना के लिए एक नोट लिख दिया क्योंकि अब इसे लग रहा है कि ये जिंदा नहीं बचेंगे। जोना भी भागता हुआ आ रहा था और ऐसे ही सुबह हो गई। ये दोनों दहशत में बैठे थे, तभी कोई उन सभी इन्फेक्टेड लोगों को शूट कर देता है और वो है मिलिट्री, जो क्या है सफाई करने। नेथन को लग रहा था कि वो रेस्क्यू टीम है, इसलिए वो जल्दी से बाहर निकल आया, लेकिन आर्मी ने उसे भी भून दिया क्योंकि पूरे सफाई में ये सब भी शामिल हैं। ये देखकर म्यूट और शैरन वहीं पर छुप गई। तब तक जोना भी वहां पर आ चुका था और उसने भी अपने भाई को मरते देखा। सोल्जर से छुपते हुए वो शैरन को लेकर वहां से भाग रहा था और म्यूट अकेली छुपी हुई थी। वो दोनों भाग रहे थे, तभी अचानक शैरन सुन होकर रुक गई क्योंकि उस लेडी ने उसे स्टैब कर दिया। यहाँ वो जोना पर हमला करती, उससे पहले जोना उसे शूट कर देता है। शैरन का काफी खून बह रहा था और हेल्प के नाम पर यहाँ सिर्फ गोली ही मिलेगी, इसलिए जोना उसे लेकर पहुंच जाता है वापस उसी पिट में क्योंकि यहाँ मिलिट्री का ध्यान नहीं जाएगा। वो उसे इंजेक्शन दे देता है ताकि वो बेहोश हो जाए और उसने खुद को भी इंजेक्ट कर लिया ताकि अच्छे से डेड प्ले कर सके। बेहोश होने से पहले शैरन उसे वही नोट देती है जो उसने लिखा था और वो कहती है कि इसे ध्यान से पढ़ लेना। अब ये मूवी घूम फिर कर फिर से वहीं पर आ गई। जब ये जागेंगे तो इनका दिमाग ब्लैंक होगा और इन्हें दोबारा सब कुछ फिगर आउट करना होगा। वो दोनों बेहोश हो गए, तभी मिलिट्री वहां पर आ गई उस बच्चे की लाश को लेकर जो कि जोना को वार्न कर रहा था, यानी कि यहाँ से कोई भी बचकर नहीं निकला। मिलिट्री का मिशन पूरा हुआ, इसलिए वो वापस चल दिए। कुछ देर बाद जोना होश में आ गया बिल्कुल पहले की तरह, लेकिन तब तक शैरन का काम हो चुका था। गन उसे फिर से मिल गई, लेकिन उस नोट पर उसका ध्यान नहीं जाता, यानी ये फिर से वही सब रिपीट करेगा और उस नोट में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी मौजूद है जो आपको आगे पता चलेगी। अब वो फिर से हेल्प के लिए चिल्ला रहा था, तभी वहाँ आकर उसे बचाती है म्यूट, और म्यूट ही वो सीक्रेट है। ये उस वायरस से इम्यून है, यानी कि इस पर उस वायरस का कोई असर नहीं होता और इसी के खून से वैक्सीन बना रहे थे। जोना को किसी भी तरह इसे बचा कर रखना होगा, वरना इंसानों की आखिरी उम्मीद भी गायब हो जाएगी। वो उसे एक जगह पर ले आई जो कि असली ओपन ग्रेव है। वहाँ हजारों लाशें बिखरी हुई थी, जैसे जान की कोई वैल्यू है ही नहीं। जैसे कि मैंने कहा था, ये एक डंपिंग ग्राउंड है और फिलहाल पूरी दुनिया ही ओपन ग्रेव है। इसी के साथ ही मूवी एंड हो गई। तो मूवी काफी ट्विस्टेड है और कॉन्सेप्ट भी काफी अलग है, लेकिन कई डॉट्स ऐसे हैं जो कनेक्ट होते ही नहीं। मैंने पूरा ट्राई किया पूरी कहानी को जोड़कर सेंस बनाने का, लेकिन ये मूवी कई जगहों पर कई सवाल छोड़ देती है जो कि तभी आपके मन में आएंगे अगर आपने कई सारी पोस्ट अपोकलिप्टिक मूवीज देखी होंगी। नहीं तो ओवरऑल इसके ट्विस्ट काफी सही है। मूवी ऐसा बताती है जैसे कुछ नेगेटिव चल रहा था जबकि वहाँ चल रहा था पॉजिटिव, और ये पूरी तरह फील बदल देता है और वो बदलती है एंड में आकर। मूवी को अच्छे रिव्यूज नहीं मिले और ना ही इसने ज्यादा कमाई की। इसका बिजनेस था $4,90,000 के आसपास, इसलिए इसका कोई सीक्वल भी नहीं आया, नहीं तो स्टोरी कंटिन्यू हो सकती थी। खैर अब सीक्वल नहीं आने वाला और से कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है पैंडेमिक के बाद। अब ऐसी कई सारी मूवीज आ रही है, लेकिन 2013 में कुछ अलग था। तो आप बताइए आपको मूवी कैसी लगी, और अगर इसका सीक्वल होता तो क्या आप उसे देखना पसंद करते या फिर यही बहुत है? कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको सब कुछ याद दिला सके। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।